किसी समय पश्चिमी अफ्रीका का नाइजीरिया अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था। अब हालांकि वहां आज़ादी है, लेकिन उस समय वह अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में था। यद्यपि आज भी वहां स्थायी रूप से बसे हुए गोरे अंग्रेज ही प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी वहां पूर्ण स्वतंत्रता है। वो साल था 1930 का, जब अंग्रेज सरकार ने फ्रैंक हीप्स नामक अंग्रेज अफसर को वहां का कमिश्नर बनाकर भेजा। वहां फ्रैंक को जिस प्रकार की प्रेत लीला के दर्शन हुए, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। फ्रैंक ने अपने साथ घटित होने वाली भूतिया घटना को प्रकाशित भी करवाया। उनका ये संस्मरण स्वयं उनके द्वारा लिखित पुस्तक ग्लिम्स इनटू इन्फिनिटी एज सीन बाय फ्रैंक हीप्स में पढ़ने को मिल जाएंगे। हुआ यूं कि फ्रैंक वहां किसी सरकारी काम से इशुइंगू नामक स्थान पर गया। वहां एक पुराना टूटा फूटा सा डाक बंगला था। उसे वहां एक रात रुकना था, सो उसने उसी डाक बंगले में रुकने का निश्चय किया। नाइजीरिया के उस क्षेत्र में और उसके आसपास इशुओग्रू कबीले के आदिवासी रहते थे। वे उस डाक बंगले के प्रेतग्रस्त होने के बारे में अच्छे से जानते थे। जब उन्हें पता चला कि नया आया अंग्रेज अफसर आज की रात उसी डाक बंगले में रुकने वाला है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की उसे समझाने की कि यहाँ रात गुजारना खतरे से खाली नहीं होगा। जान का खतरा हो सकता है, भयंकर शैतानी आत्मा का निवास है यहाँ, वगैरह वगैरह। फ्रैंक को आदिवासियों का भोलापन अच्छा लगा, क्योंकि उन आदिवासियों ने उसे अपने यहाँ कबीले में रुकने का निमंत्रण दिया था। उन आदिवासियों ने उस खंडहर रूपी डाक बंगले की सफाई कर दी, खाने पीने के सारे इंतजाम जुटा दिए, लेकिन फ्रैंक के साथ वहां रात को रुकने को कोई तैयार नहीं हुआ। अंततः उसने अकेले ही वहां रात गुजारने का निश्चय किया। थका होने की वजह से फ्रैंक तुरंत ही सो गया। आधी रात तक वो गहरी नींद में सोया। फिर उसके बाद रात में ही किसी समय उसकी चादर को किसी ने खींचकर फेंक दिया। फ्रैंक हड़बड़ाकर उठ बैठा। इधर उधर देखने पर कोई नजर नहीं आया। इतने में एक तेज हवा का झोंका आया और बंगले की खिड़कियों के शीशे खड़कने लगे, मानो कोई उन्हें खड़का रहा था। फ्रैंक ने लिखा कि उसके सामने उसकी चाय की कप प्लेट किसी ने पटक कर टेबल से जमीन पर गिरा दी। उसे भारी शरीर वाले किसी व्यक्ति के चलने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी, मानो कोई भीमकाय आकृति का प्राणी इधर उधर टहल रहा हो। फ्रैंक ने तकिए के नीचे रखे रिवॉल्वर को उठाया, गोलियां भरी और बाहर बरामदे की ओर सतर्क कदमों से बढ़ा। उधर बरामदे के एकमात्र खंभे पर टंगी पुराने लैंप से मध्यम रोशनी आ रही थी। उसी मध्यम प्रकाश में फ्रैंक हीप्स ने अपने से कोई 100 गज की दूरी पर एक भीमकाय आकृति को धीमे धीमे चहलकदमी करते देखा। उसके हाथ और पैर लंबे थे, लेकिन चेहरा घुटा हुआ और कंधे से मिला हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गर्दन हो ही ना। फ्रैंक अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या चीज थी। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद फ्रैंक ने उसे आवाज दी, लेकिन इसका उस आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बदहवासी में अफसर ने उस पर गोलियां दाग दी। गोलियों का असर ये हुआ कि वो डरावनी आकृति फ्रैंक के करीब आने लगी। उसके मुंह से एक हल्की सी गुर्राहट जैसी आवाज निकल रही थी, जो शायद उसके सांस लेने की आवाज थी। अंग्रेज अफसर के पैरों पर मानो बोझ पड़ गया हो। वह एकदम मूर्तिवत सुन्न होकर खड़ा रहा। वह यह भी नहीं सोच पा रहा था कि यह कौन है और क्या कर रहा है। आकृति के थोड़ा पीछे हटते ही अफसर को होश आया और होश संभालते ही उसने उस डरावनी आकृति पर ताबड़तोड़ फायर कर दिया, लेकिन सारी गोलियां आर पार निकल गई। डरा हुआ फ्रैंक बेतहाशा बाहर की तरफ भागा, लेकिन बंगले से बाहर कुछ ही दूरी पर एक चीख के साथ गिरकर बेहोश हो गया। उधर उन आदिवासियों को इस बात का अंदाजा था कि आज की रात अंग्रेज अफसर पर भारी बीतने वाली थी। इसीलिए कुछ साहसी नौजवानों की एक टीम डाक बंगले के बाहर खड़ी जाग रही थी। अफसर की चीख सुनते ही वो सक्रिय हो गए। वे उधर की तरफ दौड़े जिधर आवाज आई थी। थोड़ी देर की खोजबीन के बाद वे उस अंग्रेज अफसर को अपने कबीले में लेकर आए। फ्रैंक अभी भी बेहोश था। तकरीबन 6 से 7 घंटे बाद दिन के उजाले में जब उसे होश आया, तो उसने अपने आसपास आदिवासियों को पाया। 24 घंटे में ही फ्रैंक सामान्य हो चुका था। अगले दिन उसने कबीले के कुछ पुराने बुजुर्गों के साथ उनकी टूटी फूटी भाषा में बात की और उनसे उस डाक बंगले के इतिहास के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि आज जहाँ ये डाक बंगला खड़ा है, वहाँ पहले एक टीला हुआ करता था। उसी टीले पर इशुओग्रू के देवता जुजू की पूजा होती थी और वहाँ जानवरों और मनुष्यों की बलि दी जाती थी।
अंग्रेज जब आए तो उन्होंने उस स्थान की अनगढ़ मूर्तियों को उठवाकर एक ओर फिकवा दिया और वहां होने वाली नरबलि बंद करा दी और उस टीले को समतल करवाकर वहां डाक बंगला बनवा दिया। इस पर उन आदिवासी कबीलों का देव पुरोहित बहुत नाराज हुआ और अंग्रेजों के चले जाने पर पूरे कबीले वालों को इकट्ठा करके बोला कि इस डाक बंगले को जला दो और फिर से वहां देवता की पूजा प्रारंभ करो। लेकिन अंग्रेजों के भय से भयभीत कबीले वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए। अपनी पूरी कोशिश करने पर भी कामयाब ना होने पर निराश व हताश उस पुजारी ने उस डाक बंगले की तरफ उंगली दिखाकर उन कबीले वालों से कहा कि आज तुम लोग भय से मेरी बात नहीं मान रहे हो, लेकिन एक दिन ये डाक बंगला जलेगा और इसको जलाकर राख करने वाला कोई अंग्रेज ही होगा। यह कहकर पुरोहित पागलों की तरह बड़बड़ाता और मंत्र पढ़ता हुआ उस डाक बंगले के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा और अंत में एक रस्सी से उसी बरामदे में स्थित एक लैंप लगे हुए खंबे से लटक कर आत्महत्या कर ली। आदिवासी कबीले के उन बुजुर्गों ने फ्रैंक को बताया कि तभी से उस पुरोहित का प्रेत डाक बंगले के भीतर रहता है और कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता है। उनमें से एक बुजुर्ग ने फ्रैंक को बताया कि इससे पहले भी एक अंग्रेज अफसर आया था और जिद करके रात उस डाक बंगले में रुका भी, लेकिन उसे भी उस प्रेत ने रात भर रुकने नहीं दिया और उसने भी किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। अंग्रेज अफसर फ्रैंक हीप्स ने सारी बातों की जानकारी पूरे विस्तार से प्राप्त की और जब उसे उस भूतिया डाक बंगले के प्रेत ग्रस्त होने का पूरा विश्वास हो गया तो भविष्य में किसी और अफसर पर कोई संकट ना आए, इसलिए उसने अपने सामने उस भूतिया डाक बंगले में आग लगवा दी और उन सब के सामने वह डाक बंगला जलकर राख हो गया। तो ये थी अफ्रीका के भूतिया डाक बंगले की पूरी हकीकत। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।